हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। और मैं हूँ निधि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सामाजिक विभाजन जो है उसके 3 निर्धारक जो तत्व हैं वो क्या है। और ये चैप्टर जो है क्लास 10th का जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटी का हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मीन्स राजनीति शास्त्र, ठीक है, उस चैप्टर में हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके जितने छोटे भाई बहन होंगे उनको भी ये वीडियो भेजिए। और उनको अगर आपके मतलब 10th क्लास में है, 10th स्टैंडर्ड में है, तो उनको बोलिए इस चैनल से पढ़ने के लिए। और इस चैनल से पढ़ेंगे तो उनको हर एक सब्जेक्ट जो आर्ट्स का है, जो कि सोशल साइंस में आता है, एसएसटी वाला, वो सब्जेक्ट सब मिलेगा और फुल डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10th का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, कि जो सामाजिक विभाजन है उसके 3 निर्धारक तत्व क्या होते हैं। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि सामाजिक विभाजन क्या होता है। आप लोगों को मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जो है प्लेलिस्ट में हमने दे दिया है, आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लेंगे और आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस करके हमने चैप्टर वाइज वीडियोस दिया है, वहाँ पे आप जाके देख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। तब इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सामाजिक विभाजन का मतलब होता है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि सामाजिक विभाजन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सामाजिक विभाजन जो होता है वो विविधता और विभिन्नता के कारण जो है ये उत्पन्न होती है। सामाजिक विभाजन जो है वो किसके कारण, तो एक सामाजिक विविधता और सामाजिक विभिन्नता के कारण। जब समाज में ये होता है कि एक ग्रुप या एक समूह जो है अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझने लगते हैं, ज़्यादा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो इससे इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि समूह में टकराव होने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति मतलब टकराव उत्पन्न होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके मन में एक अजीब सा भावना आने लगती है कि हमारे समूह के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है। तो इससे क्या होता है, वो समूह चाहता है कि हम दूसरा समूह बना लें। तो इससे इसी सारी चीज़ों से क्या होता है कि सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बता दिए ताकि आपका वो जो पीछे का था वो रिवाइज हो सके। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कि सामाजिक जो निर्धारण है उसके 3 तत्व क्या होते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सामाजिक विभाजन की राजनीति 3 तत्वों पर निर्भर करती है। जो सामाजिक विभाजन है उसका राजनीति 3 तत्वों पर निर्भर करती है। प्रथम बात आपको बताया जा रहा है, देखिए कि 1 मिनट। प्रथम बात है कि लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होते हैं। देखिए, आजकल के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनका पहचान अपने तक ही रहे। स्व अस्तित्व का मतलब होता है कि अपने तक। क्यों रखना चाहते हैं ऐसा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य राष्ट्रीय चेतना नेशनल थॉट के अलावा उपराष्ट्रीय चेतना मीन्स सब नेशनल या फिर रिलीजनल जो थॉट होते हैं वो भी होते हैं। देखिए, अभी आपको इस 2 लाइन से क्लियर नहीं हुआ होगा कि इस लाइन के कहने का मतलब क्या होता है, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे नीचे का लाइन तब आपको समझ में आएगा। देखिए, कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा होता है। सही बात है। देखिए, अगर कोई एक चीज़ है, कोई एक चेतना है, चेतना का मतलब होता है सोच विचार, ठीक है। अगर वो सोच विचार बाकी सोच विचारों से अलग हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उग्र हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि समाज में ये चीज़ असंतुलन फैलाती है। मतलब समाज में असंतुलन बना रहता है, समाज जो है डगमडोल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अब आपको उदाहरण के तौर पे समझ में आएगा कि आखिर ये लाइन क्या बोल रहा है। देखिए, जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग
खुद को सिर्फ प्रोटेस्ट और कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका संघर्ष नहीं थम पाएगा। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में ये चीज़ें देखे थे, ठीक है, इसको पढ़े थे हम अगली वाली वीडियो में पढ़े थे कि जो वहाँ पर लोग हैं एक जो धर्म के लोग हैं वो मानते हैं कि प्रोटेस्टों में विश्वास रखते हैं और दूसरे जो लोग हैं वो कैथोलिक में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उन दोनों में संतुलन नहीं बैठ पाता है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ दूसरे धर्म के हैं, एक तरफ दूसरे धर्म के, अपना अपना जो मत है वो दूसरे लोग मानते हैं, अपना अपना धर्म जो है मानते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पर मतलब समाज का जो संतुलन है वो अच्छे से नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ पर समाज में डगमडोल है, वहाँ पर समाज जो है असंतुलित है। और यही कह रहा है कि जब तक लोग वहाँ के आयरलैंड के जब तक लोग ये देखेंगे कि हम प्रोटेस्टों और कैथोलिक में डिवाइड हैं, तब तक वहाँ पर क्या होगा कि एक संतुलित समाज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही आपको कह रहा है कि जब एक चेतना क्या करती है कि बाकी चेतनाओं से अलग हो जाती हैं या बड़ी हो जाती हैं, उग्र हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है, असंतुलन फैलता है। देखिए जैसे में फिर जब तक बंगालियों का, तमिलों का, महाराष्ट्र मराठियों का, असम आसमियों का, ठीक है, उसके बाद गुजरात जो है गुजरातियों की भावना का दमन नहीं होगा, तब तक भारत की अखंडता एवं एकता तथा सामंजस्य खतरा में रहेगा। देखिए जब तक भारत का हर एक नागरिक ये सोचेगा, जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग बिलोंग करते हैं बिहार से, अगर हम कहें कि यहाँ पर सिर्फ बिहारी रहेंगे, अगर कोई बंगाल में रहता है, कोई तमिलनाडु में, कोई पटना नहीं, कोई जैसे कि तमिल में हो, गुजरात में रहते हैं, ठीक है, यूपी में रहते हैं, तो वो लोग कहें कि नहीं हम लोग यूपी वाले हैं, हम लोग तमिलो हैं, ठीक है, हम लोग मराठी हैं, हम लोग बंगाली हैं, हम लोग गुजराती हैं, हम लोग बिहारी हैं। तो ये चीज़ जब तक हम लोग कहेंगे तब तक भारत में क्या होगा कि अखंडता और एकता कभी भी एक नहीं रहेगी। इससे क्या होगा कि हर एक के मन में एक दूसरे के प्रति हीन भावना आएगी। वो कहेंगे ये अलग है, वो अलग है, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होती है कि भारत की जो अखंडता है, एकता है, समाज है, वो खतरा में पड़ जाता है। अतः उचित यही है कि पहचान के लिए सभी चेताएं अपने अपने मर्यादा में रहे। और देखिए ये सारी चीज़ मायने नहीं करती हैं कि हम बंगाली हैं, हम जो हैं मराठी हैं, गुजराती हैं, या फिर तमिल हैं, बिहारी हैं, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। पहचान के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि सब जितनी भी चेतनाएं हैं वो अपने अपने मर्यादा में रहें, यही उचित है सबसे ज़्यादा। और एक दूसरे की सीमा में दखल ना दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और उचित क्या है कि जितनी भी चेतनाएं हैं अपने अपने मर्यादा में रहें, और मर्यादा मीन्स उस लिमिट को पार ना करें। जैसे कि आप घर पे बदमाशी करते होंगे और मम्मी आपको पीटती होंगी, क्योंकि आप ओवर लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो मम्मी पीटेगी ही, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ कि एक लिमिट में रह के आप बदमाशी करते हैं तो आपकी मम्मी नहीं पीटेंगी, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करते जाएंगे तो कोई भी गुस्सा होगा और मम्मी पीटेगी भी, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद मतलब यही कह रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि एक लिमिट में अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, अपने अपने दायरे में रह करके हम लोग को काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर लोग अपने बहुस्तरीय यानी मल्टीपल आइडेंटिटी पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। देखिए अगर दूसरे शब्द में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे उनके पहचान होंगे। जैसे हम लोग का पहचान देखिए, कोई टीचर है, कोई वकील है, ठीक है, कोई और कुछ है। तो इस तरह से अगर देखें तो पेशा से उनका एक आइडेंटिटी बनता है, और एक इनके फादर के ये वो ऐसे आइडेंटिटीज़ बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पहचान का मतलब होता है आइडेंटिटी। जैसे आपके पापा का नाम हो गया, ठीक है, और
आप अपने पापा के एक नाम से जाने गए, एक मम्मी के नाम से जाने गए, ठीक है। उसके बाद एक आपका खुद का पहचान हुआ, ठीक है, कि आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपको सब कोई जानता है कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बहुत सारा जो आइडेंटिटीज़ है, अगर उसको हम लोग राष्ट्रीय पहचान बना दें, यानी कि नेशनल आइडेंटिटीज़ का हिस्सा मान दें, तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसे कि क्या इस लाइन के कहने का मतलब है कि हम लोग जो है अपने पापा का नाम रखेंगे, अपनी मम्मी का नाम रखेंगे, हम ये इस पेशे से जुड़े हैं, तो ये सब नाम रखने का ज़रूरत नहीं है। सीधे हम कहेंगे हम भारतीय हैं, ठीक है, हम भारतीय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबको ये पहचान जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर है, तो और कोई पहचान की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उदाहरण के तौर पे आपको समझाया है, देखिए हमने आपको बता दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, यही सच बात है। भले ही वे डच और जर्मन बोलते हैं, बेल्जियम में क्या है कि वहाँ पर अधिकतर लोग खुद को क्या बोलते हैं, तो वहाँ के खुद के लोग बेल्जियाई बोलते हैं, ठीक है। भले ही वहाँ पर भाषा के आधार पर अलग अलग है, क्योंकि एक तरफ डच बोलते हैं, एक तरफ क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, लेकिन वहाँ के लोग एक राष्ट्रीय पहचान क्या है कि वहाँ के लोग बेल्जियाई हैं, ठीक है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं, और सेम टू सेम हमारे भी देश भारत में यही चीज़ है। भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं। सही बात है, भारत को हम लोग विभिन्नताओं का देश कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी नागरिक रहते हैं उनको समान दर्जा प्राप्त है, ठीक है। वो कहीं रह सकते हैं, कहीं अच्छे से रह सकते हैं, उनको मतलब किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, और उनका एक ही पहचान है, भारतीय हैं वो, ठीक है। तभी तो हमारा देश अखंडता और एकता का प्रतीक है, और हमारा जो देश है भारत, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा एकता और अखंडता का एक क्या है, प्रतीक है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, द्वितीय टॉपिक आपको क्या बताता है कि दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहा है। कहने का मतलब है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे आता है कि देखिए, कोई भी समुदाय है या क्षेत्र है, अगर वो मांग करता है किसी चीज़ के लिए, तो राजनीतिक दल जो होते हैं उस चीज़ को कैसे उठाता है, मतलब उस पर सवाल करते हैं, उस चीज़ को कैसे सुलझाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में राजनीतिक दल जो है कैसा कदम उठाता है, कैसा सोचता है, इसी के बारे में पता है। जैसे कि आप लोगों ने एक देखा होगा संघ, टीचरों का संघ, ठीक है, जिसमें कि टीचर लोग जो थे बहुत ज़्यादा हड़ताल वगैरह किए थे, तो राजनीतिक दल उसमें होगा, ठीक है। राजनीतिक दल होंगे, वो अपने अपने विचार को रखे होंगे, तो राजनीतिक दल किया होगा कि उन सारी मांगों को सरकार के सामने रखा होगा, एक क्षेत्र विशेष को बताया होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं रिवॉल्व कर रही होंगी, कैसे होगा, क्यों होगा, हुआ, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष को मतलब कैसे उस पर काम करता है, यही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र का प्राण है, इसको प्राण बोला जाता है, ठीक है। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुँचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है, यानी संविधान के अगर दायरे में आ रही है और दूसरे समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, तो इन मांगों को मान लेना आसान है। ऊपर लिखित वृत्तांत से यह स्पष्ट है कि किस प्रकार 70 के दशक के पूर्व राजनीतिक स्वरूप तथा 80-90 के दशक में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हुआ और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। इसके विपरीत यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपनी जाति समूहों की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा जो असंभव था। फलतः यूगोस्लाविया टूट गया और टुकड़ों में बट गया। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग देखें तो 70 के दशक में और जो 80 और 90 के दशक में जो राजनीति परिदृश्य में बदलाव आया,
भारतीय समाज में अभी तक वो बरकरार है। अगर इसके विपरीत हम लोग देखें तो यूगोस्लाविया में क्या था कि विभिन्न समुदाय जो थे वो अपने अपने जातीय समूहों को लेकर के एक तरफ ऐसी मांगे रखी जिन्हें देश की सीमा के अंदर पूरा करना जो था वो संभव नहीं था। इसी के लिए क्या हुआ कि यूगोस्लाविया जो है टूट गया और वो मतलब कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड टॉपिक हमारा आता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का प्रभाव सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। सही बात है, समाज में अगर विभाजन होता है तो इसका परिणाम राजनीति का परिणाम जो है सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। ठीक है, इसमें आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है। आपको बताएगा इसमें दलित, पिछड़ी जातियाँ, अग्रणी जातियाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, देखिएगा। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ठीक है, अगर भारत में पिछड़े और एवं दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रही तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता। कहने का मतलब है कि अगर भारत में ऐसा होता कि पिछड़ी जातियां और जो दलित जातियां हैं अगर उनके प्रति सरकार जो है न्याय नहीं लेती तो क्या होता, उनके जो विचार हैं दलित और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके विचार हैं, उनके पढ़ाई लिखाई वगैरह इन सारी चीज़ों को हमेशा खारिज कर देती सरकार। तो क्या होता कि भारत जो है, भारत की अखंडता, एकता, ये सारी चीज़ें मतलब बिखराव के कगार पर आ जाती। तो इससे हम लोग को समझने को क्या मिल रहा है कि सरकार का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो भी एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारे लिए कि सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ठीक है, लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाया और इनका देश के रूप में मुख्य धारा में जोड़ने की ईमानदारी से प्रयास किया। फलतः छोटे मोटे संघर्ष के बावजूद भी भारतीय समाज में क्या है, समरसता और सामंजस्य स्थापित है। पुनः बेल्जियम में सभी समुदाय के हितों को सामुदायिक सरकार के उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता के नाम पर तमिलों की न्यायपूर्ण मांगों को दबाया जा रहा है। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। सही बात है, देखिए बेल्जियम में क्या किया गया कि जितने भी समुदाय के हित थे वो सामुदायिक सरकार जो है उचित प्रतिनिधि दिया गया वहाँ पर। लेकिन श्रीलंका में क्या किया कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर क्या किया कि जितने भी तमिल हैं उनके न्यायपूर्ण मांगों को क्या किया गया, दबा दिया गया और उनको क्या किया कि ताकत के दम पर उनसे जो है उनको ताकत के दम पर उनको दबाया गया। इससे क्या होता है कि जो ताकत के दम पर हम लोग किसी चीज़ को दबा देते हैं तो वो क्या करती है, हम लोग को विभाजन की ओर ले ही जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण है। कहने का मतलब है लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन जो है राजनीति की अभिव्यक्ति जो है एक सामान्य बात है और यह जो है एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती हैं। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता है और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को क्या मजबूत करने में सहायक होता है और शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक तरीके से लोग अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनौती के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं और उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। इन सारी लाइनों का कहने का मतलब है कि जो लोकतंत्र की मजबूती है ना, वो होती है कि लोगों में शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से जो है अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और उससे क्या करते हैं, समाधान पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को पढ़ना है कि सामाजिक जो विभाजन है उसमें जाति, धर्म और लिंग विभेद का
स्वरूप क्या है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए आप लोग जितने भी पीछे का वीडियो पढ़े हैं ना, वीडियो देखे हैं, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करते हैं कि हमारे जितने वीडियोज़ हैं आपको अच्छे लगते होंगे। और हाँ, आपको इस टॉपिक में क्या क्लियर नहीं लगा, मतलब क्या डाउट है आपको, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम आपको आंसर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।